नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर अब मंडराने लगे हैं एक बार फिर से बड़ा खतरा, ऐसा खतरा जिसकी आशंका से ही पूरी दुनिया टेंशन में है, ऐसा खतरा जिसका असर दुनिया के हर छोटे बड़े देश पर होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया में खुलने जा रहे नए वॉर फ्रंट की, क्योंकि फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर तक जंग का नया फ्रंट खुल सकता है और ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। अब ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के विरोध में अमेरिका उतर आया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बॉर्डर पर अब ये कहा जाए कि जमघट लगा डाला है, उसे पूरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। पुख्ता तैयारियां ईरान की तरफ से की जा चुकी हैं। यकीनन ट्रंप को इस खतरे का अंदाजा पहले से है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब समझिए, ईरान के आसपास अमेरिका ने सैन्य जमावड़ा मजबूत किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की जा रही हैं। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने जंगी बेड़े के साथ फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। हालांकि अब खबर यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन मिल नहीं पा रही है, यानी ये अमेरिका का जंगी बेड़ा डार्क जोन में चला गया है और ये एक चिंता की बात है। किसके लिए चिंता की बात है बताएंगे आगे। बताया ये जा रहा है कि जहाज का ऑटोमेटिक आईडी सिस्टम बंद किया जा चुका है, यानी ये जो जहाज अब ईरान की एक तरह से कहा जाए कि लामबंदी के लिए तैनात किया गया था, जहाज अब ईरान समेत दुनिया की लगभग सभी एजेंसियों की पकड़ से बाहर जा चुका है। अमेरिका ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य बेस की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और थर्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी यहां पर कर दी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ईरान की आक्रामकता आखिर किस तरह से है। ईरान की आईआरजीसी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का बाकायदा एक वीडियो जारी किया। हालांकि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन ये एक तरह से बड़े संकेत है। ये एआई बेस्ड वीडियो, जरा देखिए। ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जिसे तैनात किया गया, उसे ईरान की एक मिसाइल आईआरजीसी की तरफ से एक मिसाइल जो दागी जाती है, वो इस पूरे के पूरे अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को तहस नहस कर देती है, ध्वस्त कर देती है। इस वीडियो में एक मिसाइल वॉर रेडी दिखाया गया है जो तेजी से जाती है यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ, जो सीधे जाकर जहाज के डेक से टकराती है। इसके बाद में होता है बहुत जोरदार विस्फोट, अफरा तफरी मच जाती है और जहाज दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बाद जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। देखिए इसी तरह से, और ऐसा लगता है कि एक मिसाइल ने इस ताकतवर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये प्रोपेगेंडा वीडियो ईरान का है और इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे बड़ी धमकी दी है। अब इसके अलावा ईरान की सेना ने बाकायदा पुख्ता तैयारी भी कर रखी है। ईरान के पास में मजबूत ड्रोन सेना है, इसका इल्म बाकायदा अमेरिका को भी है। साथ ही मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी ईरान का है। ईरान की सैन्य ताकत या ये कहा जाए हथियारों की ताकत किस तरह की है, ये पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट तक पहले ही पहुंचा दिया है, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस और इजरायल को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। अब अमेरिका के सहयोगी यूएई और सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। साथ ही ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने भी अमेरिका और इजरायल पर हमले की चेतावनी दी। यमन में हुती, लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और ईरान में मौजूद कताइब ईरान के साथ एक तरह से दे रही है। इराक में मौजूद कताइब ये एक तरह से उनका साथ दे रही है। यानी कि इससे स्थिति साफ है कि तैयारियां दोनों ओर से बहुत पूरी धार के साथ में यहाँ पर की गई है। किसी भी वक्त फारस की खाड़ी में जंग की आग भड़क सकती है, जिसमें एक और ये कहा जाए एक बड़ा विध्वंस का माहौल क्रिएट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान के साथ में चीन और रूस भी आ सकते हैं। यानी कि इस जंग में शामिल 4 देशों में से 3 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होंगे और ऐसे में कौन परमाणु बम का ट्रिगर दबा दे, कहा नहीं जा सकता।
इसके हर एक एंगल को जानने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे में लेकिन बड़े सवाल हैं, क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का जो एक्शन नजर आता है वो सही है? सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप की नजर अब ईरान के कुदरती संसाधनों पर भी है? क्या खामनेई इस सत्ता बचाने के लिए जंग को किसी भी स्तर तक लेकर जा सकते हैं? हर एक एंगल पर करेंगे जांच। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्टेड है, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों की जानकार मालिका पांडे भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बाकी अन्य मेहमान भी जल्दी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति नजर आती है, एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती, दूसरी तरफ ईरान का ये प्रोपोगेंडा वीडियो, आखिर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है सर फिलहाल? नैना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। बहुत अहम मुद्दा, जो कि आज के दिन बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। देखिए, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ईरान में, तब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एस्केलेटरी रेटोरिक के बयान दिए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने बार बार जो है प्रोटेस्टर्स को उत्साह बढ़ाया और उनको कहा कि आप जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर करो और हेल्प इज ऑन द वे, ये उन्होंने बोला। उसके बाद जो है फिर उन्होंने ये कहा कि जो है, क्योंकि जो उनको एग्जीक्यूशन होनी थी, हैंगिंग होनी थी तकरीबन 800 प्रोटेस्टर्स की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर इनको जो है उनको फांसी दी गई तो जो है हमला किया जाएगा। बाद में वो बैक ट्रैक कर गए, उन्होंने कहा फांसी नहीं दी है, इसलिए जो है अभी हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन वो बार बार टाइम जो है बाय कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उस समय उनकी जो है जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी मिडिल ईस्ट में, वो उतनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप है, इसको साउथ पैसिफिक सी से मूव कराना शुरू किया। और ये पहुंचते पहुंचते अब ये बोल रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि इसका भी आइडेंटिटी पता नहीं है कि पर्शियन गल्फ में है, कहाँ पे है ये। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बार बार कभी ऊपर ले जा रहे थे, कभी नीचे ला रहे थे अपने टोन को। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो ये तैयारी में है कि किसी तरीके से जब पूरा तैयार हो जाए मामला, जब स्टेज सेट हो जाए, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने हमला करना है या नहीं करना। प्रोटेस्टर्स का एक बहाना है, जो दो मेन कारण हैं वो ये हैं, एक तो रजीम चेंज चाहते हैं वो, और उनके बयान जिस तरीके से उनके या उनके एडवाइजर्स के बयान आ रहे हैं कि जो ईरान के लोग हैं उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई खमैनी से है। तो एक तो उनका जो मकसद है, जो इजराइल भी चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए। जिस तरीके से वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया था, इसी तरीके से पहले ब्लॉकेट किया जाए ईरान का। क्योंकि ईरान का आप देखेंगे कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, एक ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, एक ईरान से जो चाइना को ऑयल जाता है उसके ऊपर ब्लॉकेट लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने नेवल ब्लॉकेट वेनेजुएला में लगाया है। तो ये जो है जिस तरीके से तैयारी चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह भी पता है कि जो ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है। उनकी एक प्रोफेशनल आर्मी है, बैटल टेस्टेड आर्मी है, और उनके लड़ाके जो है बड़ी मजबूती से और बड़ी हिम्मत से लड़ने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि अगर लड़ाई होगी तो जीत इतनी आसानी से होगी, नंबर वन, और इतनी साफ जीत नहीं होगी, उसके लिए खून बहाना पड़ेगा। और इजराइल ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, वो जब तक दोस्त है, जब तक वहाँ की जमीन, पानी और हवाई मतलब उनकी एयर, जब तक वो अमेरिकन यूज नहीं करते। जिस दिन अमेरिका ने उनकी लैंड, एयर या वाटर स्पेस को जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ईरान के लिए वो भी दुश्मन हो गए। इसीलिए आप देखेंगे नैना जी कि सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे। सिर्फ अभी दो कंट्रीज हैं, जॉर्डन 100% यूज करने देगा, उसके अंदर उन्होंने एक अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ा दिया है, और दूसरा है यूएई, उसका भी अभी जो है बयान आ रहे हैं कि शायद यूएई भी उनको इस्तेमाल बिल्कुल। नहीं यहाँ पर तो एक तरह से अलग अलग तस्वीर नजर आती है। वेल, मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मालिका, मैं फिलहाल आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खासतौर से वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद से दुनिया के अलग अलग मोर्चों में पहले ही इस बात की नाराजगी देखने को मिली थी, और अब
ईरान में जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में कल कियोस्क था, लोग सड़कों पर निकल कर आए, वहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहे थे, क्या उस मौके का फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाने की कोशिश की और अब यही यूएसएस अब्राहम लिंकन को अगर यहां पर तैनात किया गया तो ये उसी का ही फायदा उठाने की कोशिश है और वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला को कंट्रोल किया ईरान को भी वैसे ही करेंगे। लेकिन क्या इतना पॉसिबल है, फिजिबल है फिलहाल? देखिए, नमस्कार नैना जी। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नैना जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो कंपैरिजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएस जैसे इराक को अटैक किया, लिबिया को अटैक किया 2003 में, 2011 में, उसके बाद अभी वेनेजुएला के साथ किया। हमें इसमें एक बहुत बड़ी बात समझना चाहिए कि ईरान का जो साइज है और पॉपुलेशन है वो इराक से और लिबिया से दोनों ही बहुत ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी, साइज वाइज भी, ज्योग्राफिकल वाइज भी। तो दोनों में मुश्किल होने वाली है ट्रम्प को। और तीसरी बात यह है कि जैसे जितनी भी बॉर्डर यूएस मिलिट्री बेसिस हर जगह है मिडिल ईस्ट में, बट आप देखिए कतर, यूएई ने मना कर दिया है, अभी अभी यूएई ने मना कर दिया अपना एयर स्पेस यूज करने से, टर्की ने मना कर दिया है, और कर्नल सिरोही सर ने जैसे बोला कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। तो मोस्टली आप देखिए जॉर्डन के अलावा मोस्ट एक्टिव बेसिस जितने भी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उनको पता है कि स्पिल ओवर इफेक्ट होना ही है। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं नैना जी, तो 2025 में जून में इन्होंने मिडनाइट हैमर करके एक ऑपरेशन चलाया था ट्रंप ने, जिसमें इन्होंने पिछली बार जो न्यूक्लियर सपोजिटली जो जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की उसमें अटैक किया। उनके मेजर जनरल जो कासिम सुलेमानी है उनको मार गिराया ड्रोन स्ट्राइक से, अगर आपको याद हो तो। बट उसमें भी देखिए कि 12 दिन वो वॉर चली है, जिसमें ईरान ने भी वैसे ही रिस्पॉन्ड किया है यूएस को, क्योंकि यूएस के जो कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था, एयर बेस था, उसमें ईरान ने अटैक किया। तो ईरान की जो मिलिट्री है इट इज अनलाइक इराक एंड लिबिया, वो बहुत ज्यादा रेजिलियंट है और वो वापस आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप वहां को एक बार अटैक करके खत्म कर देंगे, वो स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में आएगा। दूसरी बात, उनको ये साइकोलॉजिकल वॉर वो ज्यादा खेल रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये फीजिबल ही नहीं है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद इतना खर्चा इस वॉर में होगा। उनको लिबिया और इराक का याद है, वेनेजुएला का याद है, इतना ऑलरेडी ट्रम्प करे जा रहे हैं, इस पर वॉर करे जा रहे हैं। और वो पीस प्रेसिडेंट सो कॉल्ड जो अपने सेल्फ एक्लेम्ड पीस प्रेसिडेंट जो वो हैं, उसके बाद वो इतनी वॉर कैरी आउट नहीं कर सकते। और देखिए ईरान बहुत ज्यादा कच्चा तेल, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, सबको सप्लाई करता है। तो इससे ऑयल प्राइसेस भी इफेक्ट होंगे, मार्केट इफेक्ट होगी, इंश्योरेंस इफेक्ट होगा। तो इसमें बहुत सारी नैना जी, इसमें चीजें बहुत ज्यादा लिंकेजेस हैं। और ट्रम्प बहुत ही एक नपा तुला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं अभी, क्योंकि उनको पता है कि वो कितनी भी फ्लीट वहां डिप्लॉय कर दे। उन्होंने अब्राहम लिंकन, देखिए अब यहाँ पर अब्राहम लिंकन की तैनाती की गई, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो संदेश क्या है ये भी समझने वाली बात है। पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुकी है, यूएसए रिपब्लिकन पार्टी की नेता है। आप पूर्णिमा नाथ जी, पहले आप ही मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं शरदेंदु जी का रुख करती हूँ कि आखिर ये किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या यही डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है? और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एयर ड्रिल यहाँ पर तैनाती की गई, एयर ड्रिल लगातार की जा रही है अमेरिका की तरफ से, वो वेनेजुएला पार्ट 2 यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या मन में है उनके? अब थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी नैना जी, देखिए यूएस इज टोटली एक्सपैंडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी वेनेजुएला का लीडर को उठा के लेके आगे, एट द एंड ऑफ द डे यू नो यूएस के लिए क्या क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? आज तक उनको क्या फर्क पड़ा है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कितने लोग मारे गए, इराक में कितने लोग मारे थे यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स, उनका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट सो कॉल्ड इज इम्पॉर्टेंट है। बॉम्ब गिराओ तो उसको बोलो कि सिक्योरिटी है, आप वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करो तो बोलो तो वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। आप वहाँ पे डिस्टेबलाइज करो कहीं पे भी,
और बोलो तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन हो रही है। जो दुनिया को रीजन दिखाता है, इट रियली डजंट मैटर, इट्स अ फार्स, फॉल्स है। तो उनका इंटरेस्ट क्या है? रिसोर्स हड़पना है, कंट्रोल करना है, शिपिंग राउट्स को यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा रखना है। तो मैं रिपब्लिकन जरूर हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, बट सेंटर राइट कंजर्वेटिव हूँ। मेरा जो पॉलिसीज है दे आर मोस्टली फ्रॉम ए सेंट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं हर पॉलिसी को दोनों साइड से देखती हूँ, डेमोक्रेट व्यू पॉइंट से एंड ऑल्सो रिपब्लिकन व्यू पॉइंट से, कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव। बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पॉलिटिशियन जो कंजर्वेटिव होते हुए भी ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिविज्म को completely डिनाई करते हैं। बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पॉलिटिशियन जिनके लिए इट्स नॉट लाइक ओके completely एंटी वॉर पॉलिसी, बट कोई भी चीज करने से पहले नहीं, आपका तो कोई फिलहाल अभी आइडिया वॉर होना पॉलिसी क्या है? चाहिए। यूएस की वॉर पॉलिसी हमेशा से यही है या फिर मौजूदा वक्त में पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 वर्जन जब हमने देखा उसके बाद से एक अलग तस्वीर नजर आती है? तो क्या वॉर पॉलिसीज भी चेंज हो गई हैं बाय हुक और क्रुक? बस अपने कंट्रोल में लेना है हर चीज को। It is always the same. 1945 से 2000 तक 55 ईयर्स में 80 रेजिम चेंज करवाया अमेरिका। 55-45 स्प्लिट है इस रेजिम चेंज में, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट की। अभी अमेरिका का हिस्ट्री ये है कि 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेजिम चेंज इन कूज। पहला जाना जाता है 1893 में हवाई का महारानी लिली यूकालानी को हटा के अभी आज जो हम हवाई इज पार्ट ऑफ अमेरिका, इज पार्ट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट। आप इससे पहले भी चली जाइए ना, यहाँ पे जो हमारे जो लिटरली कोलोराडो, टेक्सास, नेवाडा, कैलिफोर्निया, ये जो पार्ट ऑफ अमेरिका इज बिकॉज मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इनके वाइट सुप्रीमेसी इज ए डिजीज। इट आज ईरान है, परसों वेनेजुएला था, उसके बाद आप देखोगे क्यूबा है, कोलंबिया है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टारगेट। इंडिया को कहाँ पे छोड़ के रखे? सैंक्शंस लगा के रखे। जो कंपनीज ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हुई है। तो मेरा मतलब ये है कि अमेरिका का पॉलिसी इज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम बहुत अच्छा किया है, उन्होंने मुखौटा खोल दिया, फेंक दिया है। अभी आप जो अमेरिका देख रहे हो, दिस इज ऑलवेज अमेरिका। अब वो खुला खेल खेलते हैं। एब्सोल्युटली 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप अगर अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो कि उसका कोई पॉलिसी है, देयर इज नो पॉलिसी। आपका जगह हड़पना, आपका रिसोर्सेज में कंट्रोल करना, आपका शिपिंग राउट्स में कंट्रोल रखना, यूएस डॉलर हेजेमनी रखना, यूएस इंपीरियलिज्म इज ए पॉलिसी, दैट्स इट। अब वहाँ पे 800 बेसिस 80 कंट्रीज में क्यों रखा हुआ है? जापान में सबसे ज्यादा यूएस बेसिस रखा हुआ है, 130 जाना जाता है। साउथ कोरिया में टैरिफ लगा के रखा है, तो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं, तो 25%। साउथ कोरिया में 70 बेसिस है। इंडिया में शुक्र करो बेसिस नहीं है, लेकिन CIA एक्टर्स नहीं है वहाँ पे आप रिजीम चेंज शरदेंदु जी, जो बात पुरानी पॉलिसी की बात कह रही हैं, खास तौर से पूर्णिमा नाथ, पुरानी पॉलिसी और मौजूदा स्थिति में कोई अंतर नजर आता है क्या? हमेशा से इसमें कोई शक नहीं, दूसरे देशों के संसाधनों पर अमेरिका की हमेशा से नजर रखी है। चूंकि भारत का भी जिक्र किया तो बड़ा दिलचस्प और बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर पता रहना कि अब पहले में और अब में कितना अंतर है। देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक अमेरिका 1945 से लेके अब तक की जो कार्रवाई थी वो करता था, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ किया करता था। तमाम तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो अमेरिका के सुनते थे, अमेरिका की फंडिंग होती थी और उनके थ्रू वो अपने जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करवाता था, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोपता था दूसरे देशों पे। एक इनडायरेक्ट मेजर्स अडॉप्ट करता था जिसमें कि अमेरिका एक अच्छा देश बना रहता था और बाकी सारी चीजों को उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला करता था। आज की डेट में जब डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टेन्योर हुआ है, इसमें इन्होंने इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से अपने हाथ खींच लिए, तमाम फंडिंग विड्रॉ कर लिए। 61 ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिससे उन्होंने अपना हाथ पीछे वापस खींचे हुए हैं और अब वो बायलैटरल टॉक पे जाता है। अब वो कहता है हमें इन इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब वो डायरेक्ट ईरान में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट चीजों को खुद कंट्रोल करता है और चाहे उसके
अमेरिका को इसके चाहे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जाना पड़े, चाहे तमाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाना पड़े, चाहे नाइजीरिया में स्ट्राइक करनी पड़े, वेनेजुला के हेड ऑफ स्टेट को उठाना, अब वो डायरेक्ट वन टू वन वो कहता है कि अब हमें इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही इनको फंड करते हैं और हम ही इनके थ्रू बात करते हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे। और जितने एक्स्ट्रा बैगेज अमेरिका कैरी कर रहा था उन सबको हटा दिया। तो ये शिफ्ट है पॉलिसी में। इंटरेस्ट अमेरिका का उस समय भी यही था कि अपना जो हेजिमनी है वो बना के रखो, आज भी उसका वही चीज पॉलिसी है। लेकिन अब काम करने के तरीके बदल गए। आज की डेट में डायरेक्ट अप्रोच पे अमेरिका चला गया है और डायरेक्टली चीजों को डील कर रहा है। और आज की डेट में उसका जो डिफरेंशिएशन है, मैं नहीं मान रहा हूं किसी एक प्रति है। उसने व्यापार को बढ़ाना है, अपनी चीजों को, आर्म्स को बेचना है, अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है और तमाम तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना है। और साथ में जितने रेयर अर्थ मिनरल हैं पूरे विश्व में कहीं भी हो, कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अपने रिसोर्सेज को वो कंजर्व कर रहा है। उनके पास भी ऑयल है, उनके पास भी गैस रिजर्व है, उनके पास भी खनिज संपदा है, लेकिन उसको वो कंजर्व कर रहा है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा रखा। और एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज का। वेनेजुएला के ऑयल वेल को कंट्रोल करो, ग्रीनलैंड में आप घुस जाओ, जैसे वहां के रेयर अर्थ मिनरल ले लो। इस तरीके की मेंटालिटी है। बट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चल रही, जो कि एक खतरनाक है। लेकिन सर एक और चीज पॉलिसी से इतर, फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, जो ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहाँ पर तैनात किया गया, लेकिन अभी उसका सर्विलांस जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब उसकी खोज, उसकी रडार, सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये कितनी घातक सिचुएशन है सर मौजूदा कंडीशन में? देखिए, जब यूएसएस से अब्राहम लिंकन के पारस की खाड़ी में आ गया तो वो एक मकसद से आया हुआ है। उस देखिए, आप तमाम अभी पैनलिस्ट ने बात की कि ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं, वो एयर स्पेस अवेलेबल नहीं। आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आपको एक डायरेक्शन ऑफ अटैक देता है। आपके पास उसके ऊपर तमाम तरीके के डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड हैं। और साथ में जॉर्डन और इजिप्ट का जो एयर स्पेस आपके पास अवेलेबल है, आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। ईरान में जो, इराक में जो सत्ता है, इराक का आज की डेट में कोई वजूद नहीं, वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। और उस तरीके से आप ईरान को जिस मर्जी जिस टाइम चाहे स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो एयर स्पेस वायलेट भी करता है तो क्या सऊदी अरब, क्या यूएई या अमेरिका के सामने कोई माइट रखता है? ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इजराइल लगातार अमेरिका की सपोर्ट करता है। और रिसेंटली देखिए, इजराइल ने सदर्न लेबनान में भी स्ट्राइक किया क्योंकि वो प्रॉक्सीज को टारगेट कर रहा है। तो तमाम ऑप्शन अमेरिका के पास अवेलेबल है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन उनके पूरी तरह बरखलाफ चला गया है। ग्रीनलैंड के इशू को वो अभी उनके अंदर कंसेंसस नहीं आ पा रहा कि उनको करना क्या है। मिलिट्री एक्शन वो नहीं करेंगे, ऐसा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देवास में बोल चुके हैं। ईरान की जो प्रॉब्लम है, ईरान में वो किस तरीके का स्ट्राइक करें, उनके दिमाग में एक शंका है कि अगर ईरान में वो स्ट्राइक करते हो तो इस बार ये शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए लंबा ड्यूरेशन चलने की है। और अमेरिका लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, वो शॉर्ट एक्शन करना चाहता है। लेकिन उसका एम कहीं ना कहीं यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन, क्या सत्ता परिवर्तन एयर स्ट्राइक से हो जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन आपके यूएसएस अब्राहम लिंकन से स्ट्राइक करने से हो जाएगा? आंसर है नहीं। जो आप जिसको वहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, उसके ग्राउंड रूट पे कोई पहुंच नहीं है। और एतुल्लाह खमेनी और पेजेस्किया का आज की डेट में ग्राउंड पे कंट्रोल अच्छा है। प्रोटेस्टर काफी हद तक अपने वापस जा चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने की कगार पे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब हम नेगोशिएट करेंगे, अब हम डील करेंगे। इस तरीके की बात तो देखिए, काफी चेंज ऑफ स्टैंड है, लेकिन इनकी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कब क्या एक्शन करेंगे कुछ कह नहीं सकते। मिलिट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक तरीके का प्रोटेस्टर वो फिर से वो भड़का के तमाम पैसे पंप करके इस प्रोटेस्ट को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तमाम ऑप्शन पे अमेरिका काम कर रहा है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका हर फ्रंट पे आइसोलेटेड होता जा रहा है। जब से इंडो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ डील कहते हैं, जब साइन हुआ, एक तरीके से बौखलाहट है, तमाम तरीके के ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं। लिहाजा अमेरिका आज की डेट में इस स्थिति में नहीं है कि वो क्लियर कट एक्शन ले सके। क्या वो ईरान में करना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन ये अपने आप में बड़े गंभीर हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को ये एक बार वीडियो फुल स्क्रीन में दिखाना चाहूंगी। पीसीआर प्लीज इसको दिखाइएगा। ये जो वीडियो है, दरअसल ये बड़े अपने आप में प्रोपोगेंडा वीडियो इसे बार बार क्यों कहा जा रहा है, देखिए ये अपनी इस पूरे युद्ध या इस पूरी सिचुएशन के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर ये एक सांकेतिक वीडियो है, AI जनरेटेड वीडियो है और ये ईरान की तरफ से जारी किया गया।
देखिए ये जो आपको शिप नजर आता है, दरअसल ये बताया गया कि ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका की बड़ी ताकत, अमेरिका ने जिसे तैनात कर रखा है ईरान के इर्द गिर्द। और ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, अमेरिका जब चाहे हरी झंडी दे सकता है। तो ईरान ने कहा भाई ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हुए हैं या हमारी तैयारी नहीं है। ईरान ने बाकायदा एक वॉरहेड जाता हुआ बताया, एक मिसाइल जाती हुई बताई, और उस पूरे ईरान की जो ताकत है उसे दर्शाते हुए बताया कि यूएस अब्राहम लिंकन किस तरह से एक मिसाइल से ध्वस्त हो सकता है। अच्छा, अब मुझे कर्नल सिरोही इस बात को समझाइए, पिछले काफी वक्त से लगातार यही तस्वीर नजर आती रही है ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। अमेरिका की तरफ से कई बार बड़े हमले भी हुए, कई बार सख्त हिदायतें भी दी गई, चेतावनियां दी गई, धमकियां दी गई, वो हर तस्वीर नजर आई। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो शर्तिंतु जी ने कहा कि ठीक है अमेरिका खुद को बहुत बड़ा दिखाता है, लेकिन काफी हद तक अब पिछले कुछ वक्त से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है कई देशों के साथ में। सऊदी अरब ने पहले ही कह दिया है कि भाई हम किसी भी तरह से ईरान को और टारगेट करने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे, और यही रुख कहीं ना कहीं इजराइल के अलावा बाकी खाड़ी कंट्रीज का है। अब क्या अलग थलग पड़ते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, और यही वजह है कि अभी तक हमले को हरी झंडी नहीं दी गई है, सिर्फ प्रोपेगेंडा और धमकियां का काम चल रहा है। देखिए नैना जी, अगर इस चीज को इस तरीके से समझें कि ईरान जो अमेरिका है वो ईरान को प्रेशराइज कर रहा है, उनके प्रेशराइज करने की उनकी 4 जो उनकी कंडीशन है जिसके बाद वो जो है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले जो उनके स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो एनरिचमेंट यूरेनियम का होता है ईरान में उसको बंद कर दिया जाए। नंबर दूसरा, जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है तकरीबन 450 किलो, जिसको कहते हैं कि तकरीबन 60% ऑलरेडी एनरिच्ड है, और वेपन ग्रेड बनाने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 महीने में उसको एनरिच करके इस लेवल तक ले जाया जा सकता है जिस पे जो है वो एक वेपन का काम कर सके। नंबर तीसरा है जो ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उनके ऊपर कैप लगना चाहिए, उनको जो है उससे ज़्यादा उनके पास नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे पहले हमास था, हौतीज हो, या जो इराक में जो उनके जो हिजबुल्ला है, उन सबको ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ये इनकी शर्तें हैं, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी जैसे पहले जो है प्रवक्ता ने पहले बताया था कि लीबिया में हुआ वहाँ पे तेल है, इराक में हुआ वहाँ पे तेल है, वेनेजुला में हुआ वहाँ पे तेल है, ईरान में हो रहा है वहाँ पे तेल है। तो जहाँ जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अमेरिका की शुरू से ही, आज की बात नहीं है, शुरू से ही उनकी नजरें उन देशों के ऊपर है जिनके पास अपने रिसोर्सेज है। अब चाइना के साथ उन्होंने जो है टैरिफ वॉरफेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने उनको ऐसा जवाब दिया कि रेयर जो मिनरल्स हैं उनको देना बना कर दिया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप संडे पड़ गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में अभी वो बात चल रही है, तो चाइना को पनिश करने के लिए वेनेजुला का ब्लॉकेड किया, और अब ईरान चाइना को पनिश करने के लिए ईरान का ब्लॉकेड हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी जो एक रेटोरिक है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि अब की बारी जो हमला होगा तो बहुत ही खतरनाक हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। तो ये तीनों देश मिलके एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं ताकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से दूसरे को डराया जाए। अब जहां तक सवाल ये आता है कि सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई, जो अब ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट ये, वो ईरान को ये बता रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ, आपके साथ युद्ध होने में हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम अपनी जो है जमीन को, अपनी हवा को या अपने पानी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन सर एक और बड़ी बात यहाँ पर ये, मुझे लगता है ये भी हमारे दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि अमेरिका और ईरान, ठीक है अगर देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर है, ईरान भी कमतर नहीं है। ईरान के एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, अमेरिकी रिपोर्ट ही थी, उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती यहाँ पर भले की गई हो, लेकिन ईरान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकते हैं। तो सर अगर हम सैन्य ताकत या हथियारों की जखीरे या फिर अगर बात की जाए बारूदी मजबूती के लिहाज से, तो दोनों में कितना डिफरेंस है और कितनी समानता है?
देखिए नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जरूर। इकोनॉमिकली हो या मिलिटरीली हो। इसमें देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। हम्म। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को क्लीन वॉक मिलेगी, कि वो जाएगा और जाके हमला करेगा और वापस आ जाएगा। ऐसा ईरान ऐसा देश नहीं है, और ये अमेरिका को भी पता है। क्योंकि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो जितने ये 9-10 बेसिस है मिडिल ईस्ट के, इनके ऊपर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला करेगा। करेगा, और बिल्कुल। जो ईरान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसके ड्रोन और उनकी मिसाइल्स है, और उनके ड्रोन तो रशिया तक यूज कर रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी मिसाइल की है, ड्रोन्स की है, वो काफी एडवांस्ड है। और उन्हीं के जरिए जो है आप देखेंगे कि जब मई जून में लड़ाई हुई थी, 12 दिन की लड़ाई इसराइल के साथ हुई थी, तो काफी इंटरसेप्ट हुई थी मिसाइल्स और ड्रोन्स। लेकिन उनमें से कुछ जो है निकल के इसराइल के बहुत ही उसमें रहने वाले इलाकों में, उनके बेशक। हाफा पोर्ट के ऊपर भी हमला हुआ। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान का होगा, नुकसान जो इसराइल का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। सिर्फ फर्क ये है कि अमेरिका जो एक्चुअल देश है अमेरिका, वो बहुत दूर है, वहां तक मिसाइलें की कैपेबिलिटी ईरान की नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री बेसिस हैं इसके अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला ठीक है। होगा। उसमें मैं मानता हूं कि काफी मिसाइलों को रोक दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिसाइलें अगर पेनिट्रेट करती हैं तो उसमें अमेरिका को भी नुकसान होगा। और ईरान तो जो है नुकसान, चाहे वो ह्यूमन कैजुअलिटीज हो, जो वेपन्स हो, उनका बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अमेरिका में ह्यूमन कैजुअलिटीज का ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है भारी पड़ और जाएगा, पहले से ही क्योंकि वो घिरे अमेरिका हुए में हैं। कैजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जी जी, पहले से ही घिरे हुए। लेकिन यहाँ पे मालिका, मुझे एक बात जरा समझाइए। हमें कुछ समय पहले एक सीरीज देख रही थी, खासतौर से क्योंकि यहाँ पर जब पूर्णिमा नाथ जी ने रिजीम चेंज की बात कही है तो मेरे दिमाग में वही बार बार क्लिक कर रहा है। ये एक पुरानी एक तरह से रणनीति रखी है, खासतौर से अमेरिका की, रिजीम चेंज के माध्यम से युद्ध को एक दूसरे मोड़ की तरफ लेकर जाना। क्योंकि खासतौर से अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका सुपर पावर जरूर है, सबसे बड़ी ताकत भी उसके पास में है, चाहे बात सैन्य ताकत की हो, टेक्नोलॉजीज की बात हो, सबसे बड़े देश के तौर पर भी हो। लेकिन युद्ध के इतिहास में अगर देखा जाए तो अमेरिका का युद्ध का इतिहास बड़ा काला रहा है। उसके पास में कोई बहुत पॉजिटिव ये कहा जाए कि अच्छे कुछ मेडल्स नहीं है युद्ध के लिहाज से। तो क्या यही एक तरीका है, युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सकते, रिजीम चेंज या फिर दूसरे हथकंडे अपना लिए जाएं? और यही अब ईरान में भी बार बार हो रहा है, धमकी दी जा रही है लेकिन बच रहे हैं अभी युद्ध की मुनादी बजाने से भी। बिल्कुल नैना जी, जैसे पूर्णिमा मैम ने पहले भी बताया है कि युद्ध डायरेक्टली अमेरिका का कॉन्फ्रंटेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा है हिस्टोरिकली, और अभी भी देखिए उन्होंने कभी भी डायरेक्टली अटैक कहीं नहीं किया है। इसमें नैना जी सॉरी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने एआई वीडियो अभी दिखाई है, एक और चीज ईरान में सर्कुलेट हुई है। आप अगर इनकलाब स्क्वायर देखें उसका, जो वहां पर का मेन पॉलिटिकल हार्ट बीट है तेहरान का, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा सा एक बिलबोर्ड में दिखाया है कि अगर यूएस अटैक करता है तो वो जवाब, जो विंड का जवाब है, ये लोग वर्ल्ड विंड से देंगे। मतलब ये तूफान है, ये कम नहीं है। ईरानियन जो गार्ड है या ईरानियन आर्मी है, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो ये डायरेक्टली थ्रेट तो कर ही रहे हैं, स्टेट थ्रेट तो कर ही रहा है थ्रू इन्फोग्राफिक्स, थ्रू ये एआई के माध्यम से फॉरेन पावर को थ्रेट कर रहा है। कमिंग बैक टू नैना जी, बिल्कुल अगर हम देखें तो पहले तो यूएस अटैक कर देता है, जहां अटैक किया है वो बहुत छोटे देश हैं, और लास्ट में उसका बेनिफिशियरी कौन होता है? चाइना होता है। आप देखिए इराक को इन लोगों ने अटैक किया पहले, किसके लिए? तेल के लिए। उसके बाद उसका बेनिफिट कौन ले रहा है आज के टाइम में? चाइना ले रहा है। तो नैना जी ये हमेशा, और इसमें तीसरा एंगल नैना जी एक और है, वो ये है कि अगर आप देखें तो ईरान इज द ओनली मिडिल ईस्ट पार्टनर राइट नाउ टू कौन सा सुपर पावर? रशिया और चाइना के साथ बहुत क्लोज है ईरान के रिलेशंस, और यूएस नहीं चाहता है किसी भी तरीके से कि रशिया और चाइना कहीं भी ऊपर आए और उससे ज्यादा ताकतवर हो। तो वो डायरेक्टली चैलेंज तो कर नहीं सकता है रशिया और चाइना को, तो वो कहां से कर रहा है? वो बैकडोर से कर रहा है, वो बैकडोर से उनको प्रेशराइज कर रहा है ईरान के थ्रू। क्योंकि अगर आप देखें सबसे ज्यादा तेल, ड्रोन, डिफेंस डील्स किसके साथ है ईरान की? रशिया और चाइना के साथ ही है। चाइना सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीद रहा है आज के टाइम में। तो ये नैना जी डायरेक्ट ना कॉन्फ्रंटेशन करके, ये बैकडोर कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा लग रहा है अभी।
इसमें कोई शक नहीं। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन शर्तेंदु जी मुझे एक बात जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तरह से वॉर ड्रिल भी की गई। हालांकि वॉर ड्रिल के लिए भी जो अन्य देश हैं, खाड़ी देश, वो इस बात पर आपत्ति भी जताते रहे। उनका कहना है कि भाई हमने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह से एक्शन की कभी परमिशन नहीं दी और ना ही आने वाले वक्त में देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वॉर ड्रिल की जाती है और संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो क्या अब अमेरिका बनाम खाड़ी देश होता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से, और इसके इम्पैक्ट्स किस तरह से नजर आने वाले हैं? आप मेरे से सवाल पूछा जी आपने? जी शर्तेंदु जी, हाँ जी। हाँ, देखिए ये जो वॉर ड्रिल की जा रही है और जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, ये अपने अपने कंफर्ट जोन में सारे हैं और खाड़ी देशों का एक सोच रही कि वो अपनी सरजमी, अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं करने देना चाहते। उनको पता है कि ईरान को लड़ने दो, ईरान के लिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहें, लेकिन ना तो वो किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, ना मॉरल सपोर्ट, ना किसी तरीके का सपोर्ट ईरान को देने के में तैयार नहीं है। स्टेटमेंट जरूर देते हैं। मकसद एक है कि देखिए ईरान के ऊपर अगर अमेरिका अटैक करता है तो हमने स्टेटमेंट दिया और इससे पल्ला झाड़ा, इस तरीके का एटीट्यूड है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया हो, चाहे आपका यूएई हो, तमाम छोटे देश, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, जहां जहां अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं, एक तरीके का कनाइवेंस तो अमेरिका के साथ है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वो एक छत्र छाया में नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है, इसी को अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है। और उनका मानना है कि ईरान अगर ध्वस्त होता है तो एक तरीके के जो शिया की जो लीडरशिप उभर के मिडिल ईस्ट में आ रही थी वो भी ध्वस्त होती हुई दिख रही है। तो सारे जो नेशन है वो अपने नेशनल पॉलिसी को परस्यू करते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहते हैं कि ईरान उस रेस में ना आए जो कि लीडरशिप मिडिल ईस्ट को प्रोवाइड करे। और जहां तक मिलिट्री डील का सवाल है, कहीं ना कहीं तमाम खाड़ी के देशों में एक तरीके का शक है कि ईरान के बाद हो सकता है उनका नंबर लग जाए, क्योंकि कहीं भी प्योर डेमोक्रेसी है नहीं, मोनार्की है, एक अलग तरीके की व्यवस्था है। ये बात कही ही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो मुखौटा भी उतार चुके हैं। अभी पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, खाड़ी देश, उन्होंने कहा भारत का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि उनकी एक तरह से मंशा तो यही रहती है। देखिए भारत पे तो किसी तरीके की हिमाकत डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है करने की। वो टैरिफ वॉर जरूर लगा सकते हैं, ट्रेड वॉर लगा सकते हैं, तमाम तरीके के सैंक्शन आगे आने वाले दिनों लगा सकते हैं, लेकिन देखिए हिंदुस्तान और अमेरिका एक नेचुरल एलाई रहे हैं काफी समय तक। और डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम को मैं मानता हूं कि अगला 3 साल का ये डिफिकल्ट टेन्योर है जो वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं, और कई तरीके के अपहीवल्स यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन को देखेंगे तो ये शॉर्ट पीरियड है, ये जल्दी निकल जाएगा। और कई बार अमेरिका इसका हिंट दे चुका है और हमारी ट्रेड डील आज की डेट में फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है। ये भी कहा है अमेरिका ने कि हिंदुस्तान रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा या कम कर देगा तो उसके ऊपर जो 25% सैंक्शन लगा वो हट जाएगा। कई तरीके के इंडिकेशन दिए और बार बार वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की प्रशंसा करते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, तमाम चीजें ऐसे पैडिंग वाले स्टेटमेंट वो बोलते रहते हैं। तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन अलग है, दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उनको इन खाड़ी देशों के छोटे छोटे जो देश हैं उनसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक अमेरिका की मंशा तो है कि जो अमेरिका की लाइन नहीं टो कर रहा है, या तो उसके ऊपर सैंक्शन लग रहा है, या वहां पे जेंजी का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन, तमाम ऐसी कोशिशें चल रही हैं। वजह उसकी है कि आज की डेट में बैलेंस ऑफ पावर जो विश्व का है वो अमेरिका के फेवर में टिल्ट इसलिए हो गया है कि रशिया अपने एलाइज कंट्री के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं। इसकी शुरुआत हुई थी सीरिया से, जब अल असद की सरकार गिरी, जब उनको हटाया गया और वो रशिया में उन्होंने पलायन किया, तो रशिया उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ था। अगर रशिया ने वहां पे कोई मदद प्रोवाइड की होती, कोई एक्शन लिया होता, तो शायद ये दशा नहीं होती, अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन आज की डेट में अमेरिका बेछूट बेलगाम किसी भी कंट्री में इंटरफेयर करने की क्षमता रखता है और वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। चाइना का जो सपोर्ट है वो इकोनॉमिक सपोर्ट है, वो लड़ाई के खेमे में उतरना नहीं चाहता। रशिया ने हाथ खींच रखे हैं और हो सकता है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई अलग तरीके की साठगांठ हुई हो। इसी के तहत वो ग्रीनलैंड की भी बात करता है, इसी के तहत अमेरिका
कनाडा को 91वां स्टेट बनाना चाहता है और कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका आज की डेट में सोल यूनिटरी पावर हो रखा है, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में उसका जो रीजनलिस्टिक फीलिंग है, जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी है, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था बढ़ाना चाहता है अपने एरिया को, जो देखिए एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया था, उसमें अमेरिका ने किस किस इलाकों दिखाया था, मैक्सिको को भी अपने में मिला लिया था, कनाडा मिलाया था, ग्रीनलैंड मिलाया था, और काफी बड़ा हिस्सा का एक अमेरिका का एक मैप में उसको जारी किया गया। तो इस तरीके की पॉलिसी अमेरिका के उन्होंने तो दिमाग में है। अखंड यूएस बना दिया उन्होंने। हम अखंड अखंड US भारत बना की दिया। बात करते हैं, वो अखंड यूएस की बात कर एब्सोल्युटली। रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखा दी कि कितने शैलोनेस से ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड को एंटेगनाइज कर देंगे और आप आइसोलेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को बनाया किसने, आप ये समझिए, पूरे वर्ल्ड का टैलेंट आपके यहाँ इकट्ठा हुआ और आपके अमेरिका को इस जगह पे पहुंचा दिया कि जिसमें आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सोशल एडवांसमेंट हुआ, तमाम तरीके की नई नई चीजों को इनोवेशन हुआ और अमेरिका ग्रेट बना। अब आप फिर से मेक अमेरिका ग्रेट बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर $35 ट्रिलियन का लोन है। पूर्णिमा नाथ जी, ये तो वही बात हो गई कि मतलब ही हो गए हैं अब तो डोनाल्ड ट्रंप। अपने मतलब की जब बात आई, वही बात शरदेंदु जी भी कह रहे हैं कि जिस पूरी दुनिया ने अमेरिका को इतना ग्रेट बनाया, अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो पॉलिसी है उसी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की, उन्हें तोड़ने की नजर आती है। और ईरान की स्ट्रैटेजी भी एक तरह से यही कहती है। देखिए, अगर आप कोट एंड कोट मतलबी की बात कर रहे हो, हर कंट्री मतलबी है। सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका का हेजिमनी ग्लोबल में अभी दबदबा इसीलिए है कि वो दिखाता है अपने पास हम न्यूक्लियर पावर है, हम हमारा वॉर हेड भी ज़्यादा है। हालांकि रशिया का वॉर हेड अमेरिका से ज़्यादा है, बट ऑन टॉप ऑफ इट वो कभी बोलते नहीं है। ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर भी अमेरिका का चलता है। यहाँ से तो यूएस एड जाती थी हर कंट्री में, वो पॉलिटिक्स चेंज करने के लिए ही जाती थी, फ्री डोनेशन थोड़ी जाता था अमेरिका से। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा जा रहा है डिफरेंट कंट्री में, वो थोड़ी डोनेशन जा रहा है, वो तो लिटरली यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। आज यूएस का इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहे, वो हु से बाहर निकल गया, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, इसका क्या मतलब है? कल फिर से चले जाएंगे दूसरा सत्ता आया तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज मतलब ही हर कंट्री है, इंडिया भी है। अब सर कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि हाँ रशिया सपोर्ट करने नहीं आया था, उनका खुद का लोग मर रहे थे युद्ध में, पीछे लगा दिया कोई प्रॉक्सी वॉर में नेटो के लिए। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया भी अभी तक तो यही बोलते रहा था, इंडिया इज नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ वॉर एरा। अभी क्या ये क्या बात होगी जब आपके पीछे लगा दिया कोई, अब वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वॉर को तो फाइट करना ही पड़ेगा ना। यही सिचुएशन ईरान भी जूझ रहा है, वेनेजुएला फाइट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे लिटरली 15 मिनट लेकिन पूर्णिमा जी, शरदेंदु जी बता रहे ना कि इंडिया की कंडीशन तो अलग है। अब मैंने ये नोटिस हमेशा किया, नैना जी, आपने कभी इंडिया की क्रिटिसिज्म सही तरह से नहीं लेते हो। हर कंट्री की क्रिटिसिज्म सुन लेते हो बहुत अच्छी तरह, मैं बताती हूँ। अच्छा, लेकिन आप ही ये नहीं लेते हो। देखिए ये जब मैं नॉर्मली एक बिना कोई बायस की एनालाइज कर रही हूँ, वो भी मुझे अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया की जो कंडीशन है वो वेनेजुएला या ईरान जैसी है? क्यों तब हमें चुप कराया जाता है? दिस इज नॉट फेयर ऑल्सो। अरे मैं यही तो पूछ रही हूँ पूर्णिमा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कही। उन्होंने कहा दूसरे देशों पर कंट्रोल करने की, आपने कहा भारत पर भी नजर है। भारत को कैसे कंट्रोल करेंगे? भारत को कंट्रोल करना इतना आसान है क्या पूर्णिमा जी? अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रही कि आसान है अब, लेकिन मैं कह रही हूँ टैरिफ लगाने की बात हुई, टैरिफ तो हम झेल रहे हैं ना मैडम। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टैरिफ आल्सो। नॉर्थ ईस्ट में 5 out of 7 states आर यू हैव हिंदूज इन ए माइनॉरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मणिपुर में भी लिटरली फ्रैक्शन कम है, लेकिन हो तो रहा है। बार बार बांग्लादेश जैसा कंट्री आपको धमकियां देता है कि चिकन नेक को सेपरेट कर लेंगे। आपकी पुरानी स्वर्गीय सर्जियो गोर की पुरानी जो एम्बेसडर इंडिया में हुआ करता था, एरिक गार्सिटी, वो डेमोक्रेट से है, बाइडेन एरा से है, उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस नॉर्थ ईस्ट में किया था। अब साउथ में चले जाइए, आपका जो
अब्राहमिज्म चल रहा है, वहाँ पे अच्छा, मुझे द्रविडियन बताइए, क्या ये धमकी देना आपको लगता है, धमकी देना हाँ, तो काफी इसमें अच्छा? क्या चल रहा है? शरदेंदु जी, मुझे लग रहा है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शरदेंदु जी, नहीं, क्या धमकी इनके- देना जी बड़ी बात है? देखिए, जो पूर्णिमा जी जो तीन बातें बोल रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से, किस लेवल पे इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, शायद आपने नॉर्थ ईस्ट को देखा नहीं है या आपने उसकी वास्तविकता को समझा नहीं है। आप एक बांग्लादेश में ये छोटे कंट्री में आप अपीवल कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां के जो सारे स्टेट है वो उतने ही हिंदुस्तान से इंटीग्रेटेड है जितना कोई प्रदेश, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट हो। और जब आप बात करती हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पहली चीज तो सारे इंडियन और वहां डेमोक्रेसी और वो हिंदुस्तान के इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से अमेरिका वहां इंटरफेयर करना चाहता है? अमेरिका खुद हिंदुस्तान की मदद चाहता है क्वाड को और इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेट करने के लिए, जिससे वो चाइना के वर्चस्व को रोक सके। हिंदुस्तान के अंदर इंटरफेयर करना, वो भी अमेरिका द्वारा, ना तो अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे, ना ही अमेरिका के लिए यहाँ पे ऐसी कोई सरजमी है जहां पे उसके एजेंट क्या वो अपनी इस तरीके की चीजों को लागू कर सके। मेरा कहने का मतलब यह कि आप अगर ये वेंचर करते भी हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आज की डेट में कोई बड़े देश, आप बोलेंगे रशिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? आप चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, हिंदुस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बयान दे सकते हैं। आप एक अपने तरीके से शेख चिल्ली की कथाओं जैसी वाली चीजें हो जाएंगे। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंटरफेयर करके करेंगे क्या? आपका एक ज्योग्राफी की जो चीज होती है, कितने भी आप रिसोर्सेज पंपिंग कर लें, क्या आप फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स करेंगे? क्या आप अपने जंगी भेड़े, आपने 71 में भी जंगी भेड़े भेजे थे, क्या हाल हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या हिंदुस्तान ने बोला था आने दो 7वां बेड़ा, हम उसको भी उड़ा देंगे? तो इस तरीके की चीजें इस फोरम पे करना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान को आपको एज ए पावर ट्रीट करना पड़ेगा। आप छोटी मोटी जगह पे घुस के आप एनर्जी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब देश महाशक्ति और जहां डेमोक्रेसी प्रफुल्ल कर फैली हुई है, जो डेवलपमेंट की राह पे है, वो आपके रहमो करम पे नहीं जिंदा है, आपके सैंक्शन पे नहीं जिंदा है, आपसे टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहा है। हिंदुस्तान आज की डेट में खुद एक स्वावलंबी देश है, उसको आपके असिस्टेंट या मदद की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको शायद इसका आप जो पॉइंट रेज कर रही थी शायद वो क्लियर हुआ भी होगा। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे किसी को डाउन करने की बात नहीं है, लेकिन कर्नल संजीत सिरोही जी, अब बार बार पूर्णिमा नाथ जी इस बात की चिंता जाहिर करती रही हैं कि हमेशा जिस तरह से गुडी गुडी चीज़ें नज़र आती है, अमेरिका की नज़र में भारत उतना मजबूत नहीं है और भारत को कमतर करने की लगातार कोशिश करता है। उसमें खासतौर से हिंदूज़ की बात उन्होंने कई बार उठाई है कि वो हिंदूज़ माइनॉरिटी के तौर पर अब दुनिया में देखे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो क्या उन्हें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है? बांग्लादेश का जिक्र है या ईरान का जिक्र है, क्या उसकी जैसी कंडीशन इंडिया में भी बनती हुई आने वाले वक्त में नजर आ सकती है? तो मैं ये बताता हूँ कि भारत जो है बांग्लादेश नहीं है, भारत जो है वेनेजुएला नहीं है, भारत ईरान नहीं है। 140 करोड़ प्लस इंसान हैं और उसमें जो है डेमोक्रेसी है। तो जिस देश में जो है जिस देश की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे 140 करोड़ आदमी रहते हो और जो आज के दिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो और जिनकी लीडरशिप के ऊपर जो है 140 करोड़ लोगों को भरोसा हो, तो उस देश के अंदर, उस देश की तरफ तो आप आंख उठा के देख भी नहीं सकते। और आपने देखने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि अमेरिका की डीप स्टेट जो है कोशिश नहीं कर रही है। अमेरिका के डीप स्टेट पिछले कई साल से भारत के अंदर अपहीवल करने की, पार्टीज को जो है सपोर्ट करने की, पार्टी से अलग अलग जो वक्तव्य देने की वो कोशिश पूरी जारी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से गवर्नमेंट की निंदा की गई, किस तरीके से जब लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 में तब किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पूरा दृढ़ तरीके से खड़ा हुआ है। और भारत जो है आज के दिन जो बड़े बड़े देश है, खास तौर पर अमेरिका को कहना चाहूँ, दे मस्ट एक्सेप्ट इट कि भारत जो है एक ग्रेट पावर है और आने वाले समय में अगले 2-4 साल 5 साल बाद जो आज अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता है 50%, जो दिल करता है वो कर देगा, अगले 5 साल बाद उसके काबिल भी नहीं रहेगा। जिस तरीके से भारत जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग जो इकोनॉमीज है उनके साथ जो है अपनी ट्रेड डील कर रहा है, तो आने वाले समय में
भारत इतना मजबूत हो जाएगा, किसी के रहमो करम पे नहीं रहेगा। और नैना सर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है कि हम देखते हैं कि अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसे हम बार बार कह रहे हैं, उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जिस तरह से ईरान या बांग्लादेश की परिस्थिति बनी और यहाँ पर एक तरह से रिजीम चेंज की कोशिश हुई, मालिका ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कोशिश नहीं की गई, और हमेशा से खासतौर से जो कमजोर है उससे तुलना करेगा ही क्या अमेरिका, जो मजबूत है उससे ज्यादा हमेशा अपना चुनौती मानता है ना, चाहे बात चाइना, रूस या भारत की बात हो। देखिए नैना जी, आई थिंक पूर्णिमा मैम को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये नया भारत है और ये आंख मिलाकर बात करता है। हम किसी के नहीं वो हम हमेशा पाकिस्तान वैसे नहीं है फेवर में ही जो बात करती हैं जी। नहीं हम पाकिस्तान नहीं, आई थिंक मैम थोड़ा मिसप्लेस कर दे रही हैं, शायद हमें एक्सचेंज कर दे रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाता है। ये नया भारत है, हम एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जैसे सर ने बोला, आज के टाइम में हमारा डेवलपमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है नैना जी, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और जैसी बात रही, ठीक है, हमारे ऊपर, जैसा आपने भी बोला नैना जी, हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, लगा दीजिए टैरिफ। सबसे ज्यादा नवंबर में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा देखिए तो सबसे ज्यादा यूएस के साथ, इवन आफ्टर सो मेनी टैरिफ्स, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उन टैरिफ्स का। ठीक है, थोड़ा सा किसको महंगाई का सामना झेलना पड़ा? एक्चुअली यूएस के कॉमन सिटीजन्स को महंगाई का सामना झेलना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ? यूएस के साथ सबसे ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट हुआ है ये पिछले नवंबर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिकॉर्डेड डेटा है। सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया से भी नवंबर में ही खरीदा है। तो ऐसा कुछ नहीं है नैना जी, हम लोग अपना डील डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पहले यूएस को लगता था कि भारत भी पाकिस्तान की तरह हमेशा डिपेंडेंट रहेगा यूएस के ऊपर, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और यूएस को ये समझ में आ चुका है। तभी उनके प्रेसिडेंट आप देखिए बार बार ये रिटेरिएट करते रहते हैं, जब भी उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है दैट मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वेरी गुड मैन। कभी भी उनकी कड़ी निंदा नहीं की जाती है, कभी भी भारत की कड़ी निंदा नहीं की जाती है। टैरिफ जरूर लगाए जाते हैं बट निंदा कभी नहीं की जाती है, कभी भी उनके वर्चस्व को चैलेंज नहीं करते हैं ट्रम्प, जैसे बाकी के देशों में हम देखते हैं। तो नैना जी, ये एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव थोड़ा अमेरिका से आता रहता है, वो वेस्टर्न नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं यहाँ पर। और भारत बहुत मजबूत है, और अब आप देखिए ना, मदर ऑफ ऑल डील्स 20 साल बाद साइन हो चुका है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी 3 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आए थे, 3 घंटे मोदी जी से बात करने के लिए। हम डिफरेंट ना कि हम एक ही जगह नहीं, हम मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप से लेके सब जगह कर रहे हैं। वैसे मैडम, वेस्टर्न नैरेटिव यहाँ पे फैला कौन रहा है? आप अगर शक्तिशाली हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार ये भी तो कहते हो कि इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है इंडिया की। अभी ये जो ईरान में चल रहा है, सेम एजेंडा अगर इंडिया के ऊपर लागू होता है, आप फाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। 1971 में भी इंडिया आंख दिखा के बात किया था। पूर्णिमा जी, ऐसा नैरेटिव क्यों ऐसा बन रहा है कि इंडिया फाइट नहीं कर सकता? इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, इंडिया हर चीज का तोड़ निकाल लेता है। दरअसल हम भारतीयों की यही खासियत होती है। सिरोही जी, एक्सट्रीमली सॉरी, वक्त इतना ही है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके बाद में बात करना है, जवाब देना भी बहुत जरूरी है। भारतीय जवाब देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जुगाड़ भी निकाल लेते हैं। और देखिए, यही मदर ऑफ ऑल डील जो है अमेरिका को एक बड़ी तस्वीर पेश कर देती है। ईरान जैसी कंडीशन इंडिया में कभी नहीं होगी, इस पर आप सभी मेरे साथ इसमें शामिल हुए। चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, एक बड़ा तनाव फिलहाल खाड़ी देशों में यहाँ पर जरूर नजर आता है। अमेरिका की इस एक्शन को लेकर सभी की निगाहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।